आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा महाराष्ट्र की एनसीपी और बीजेपी, और इसके साथ ही मैं बात करूंगा शिंदे शिवसेना की। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है। आज ताकत किसके पास है, पावर किसके पास है? शरद पवार के पास या अजित पवार के पास, चाचा के पास या भतीजे के पास? यह पिक्चर अभी वैसे तो मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन दावा है, पलड़ा जो है वो अजीत पवार का यानी भतीजे का भारी नजर आ रहा है। क्योंकि 53 जो एमएलए थे, उनमें से जो अभी मीटिंग हुई है, तकरीबन 30 विधायक जो हैं वो मीटिंग में पहुंच गए। जदुई आंकड़ा 36 का है, क्योंकि 2/3 एमएलए का होना जरूरी है 53 में, तभी ये जो हमारा कानून है दल बदल कानून, वो नाफिज नहीं होगा, वरना तो नाफिज हो जाएगा। और इधर शरद पवार के खैमे में यहां पे तकरीबन 17 विधायक पहुंचे, इसलिए अभी बहुत सारी पिक्चर जो है वो हम नहीं कह सकते कि साफ है। लेकिन असल खेल ये नहीं है जो दिखाया जा रहा है, असल खेल वो है जो शिंदे वाला है। जब अजित पवार बड़े पैमाने पर एमएलए लेकर के पहुंच गए, उन्होंने अपने पावर का मुजाहिरा किया और यह दावा कर दिया कि उनके साथ 42 एमएलए हैं, 42 विधायक हैं। तो इसमें एनसीपी के चीफ शरद पवार की नींद तो कम उड़ी, उससे ज्यादा नींद उड़ गई शिंदे की, जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो 40 विधायक ला करके सरकार बनाई थी। 105 विधायक भाजपा के लिए थे, और फडणवीस जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र में, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, 1 साल भी शायद नहीं हुए कि अब एनसीपी में भी दरार पड़ गई। हालांकि बहुत सारी बातें, दोनों ने अलग अलग अपनी अपनी जगहों पर मीटिंगें की, दोनों के बयानात भी सामने आ गए। अब तो अजित पवार का हौसला बढ़ गया, क्योंकि उनके साथ 30 एमएलए आ गए हैं और 8 में से 5 जो है वो एमएलसी आ गए हैं। तो इसलिए उनके हौसले जो है वो काफी बुलंद है, और अब वो कह रहे हैं कि मैं ही दरअसल एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लोग जो है पहुंच गए हैं अब इलेक्शन कमीशन, वहां पर भी अपनी अपनी अर्जी, अपनी अपनी फरियाद जो है वो वहां पे लगा दी है। तो इसलिए ये तो सियासी गेम है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो चुके हैं, और शरद पवार के साथ देखिए 4 जो लोकसभा के सांसद है वो आ गए, लेकिन राज्यसभा के सांसद जो है वो अजित पवार के साथ गए हैं। तो ये खिचड़ी पक रही है, एक दूसरे का पावर देखा जा रहा है। शरद पवार ने कहा कि अगर अजित पवार को कोई शिकायत थी, कोई बात थी, तो उन्हें मुझसे कहना चाहिए। तो पलटवार इन्होंने कहा कि जब आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो फिर आपने इस्तीफा वापस क्यों लिया? ये अजित पवार का झगड़ा है। तो ये पूरा झगड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे एनसीपी में 2 फाड़ हो गए, और हो गए। लेकिन शरद पवार जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, हो सकता है कि इस बार वो गच्चा खा गए हों। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जो असल पिक्चर है, जो शायद दिखाई नहीं जा रही है, वो ये है कि शिंदे का क्या होगा। अब खबर यह भी आ रही कि खुद बीजेपी में लोग इस बात से नाराज हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि एनसीपी के लोगों को लिया जा रहा है। अजित पवार जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उनको लिया गया। छगन भुजबल जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, उनको लिया जा रहा है। तो खुद बीजेपी के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही, ये सूत्र कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं एकनाथ शिंदे को, उन्होंने आनंद फानंद ने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। क्यों मीटिंग बुलाई? उन्हें कौन सा डर है? क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डर है। असल वार एनसीपी पर नहीं है, असल वार है शिंदे पर और फडणवीस और भाजपा। इसने एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। एक ये निशाना कि एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए जाए, बांट दिया जाए एनसीपी को, क्योंकि बीजेपी के ये मिजाज में कि बांटो और राजनीति करो। ये शायद अंग्रेजों से भाजपा ने सीख लिया, और बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है। आप देखें, कर्नाटक में ऐसे ही नाटक किए, मध्य प्रदेश में ऐसे ही इन्होंने किया, राजस्थान में भी ऐसा ही ये करना चाह रहे थे।
लेकिन वहां पे अभी मामलात कुछ बचे हुए हैं। तो कई मकामात पर बीजेपी ने ऐसा किया और महाराष्ट्र में फिर आप देखिए कि एनसीपी में दो फाड़ करने की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी कह रही कि इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर ये शरद पवार अपनी बेटी को अध्यक्ष का ऐलान न करते तो अजित पवार नाराज न होते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दिन की खिचड़ी नहीं है। बीजेपी की यह बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इससे पहले भी अजित पवार को लेकर के फडणवीस रातों रात मुख्यमंत्री बन गए और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये तब से लेकर अब तक ये पूरी दाल जो है वो खिचड़ी पकाई जा रही है। इसलिए ये कहना कि इसलिए ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, ये भी फैक्ट है। और फिर इक्तदार की लालच किसको नहीं होती? कौन चाहेगा कि हम एमएलए हो और उप मुख्यमंत्री ना बने? और फिर जो मुख्यमंत्री बन सकता है यानी फडणवीस, वो क्यों ना चाहेंगे कि मैं उप मुख्यमंत्री रहूं, मुख्यमंत्री क्यों ना बनूं? 105 सीटें, यानी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भाजपा है। 288 288 में से 105 सीटें भाजपा के पास। लेकिन बदकिस्मती यह है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री है। मजबूरी थी, क्योंकि महाअघाड़ी जो गठबंधन हुआ था वो उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये सब मिल करके सरकार इन्होंने बना ली थी और ऐसे में भाजपा मुंह देखती रह गई। लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से शिवसेना को तोड़ा। एकनाथ शिंदे को लगा कि क्यों ना मुख्यमंत्री बन लिया जाए, मजा चख लिया जाए। अब उन्हें क्या पता था कि एक बार एनसीपी भी टूट सकती है, उनके एमएलए भी आ सकते हैं और उनका पत्ता साफ हो सकता है। ये जो सारा डर है वो ये कि 105, मैंने पहली भी स्टोरी में कहा। अब आप पूरा गणित देख लीजिए, पूरा मैथ देख लीजिए। डर यूं ही नहीं है शिंदे को, और शिंदे 100% दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए जाएंगे और फिर उनका क्या होगा, ये असल तस्वीर है, ये असल कहानी है। कहानी एनसीपी की नहीं है, कहानी यह है कि शिंदे की शिवसेना का क्या होगा। और इस वक्त तो उद्धव ठाकरे काफी खुश होंगे, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये उनके जख्म पर एक तरीके से मरहम है। और अगर शिंदे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंके गए तो जाहिर है कि ये बीजेपी के साथ साथ ये जीत शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की भी होगी। ऐसा होगा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 105 सीटें और अगर 42 सीटें लेकर के अजित पवार आ जाते हैं, 30 तक आंकड़ा पहुंच गया है, अभी वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए, अभी उनका दावा यह है कि कुछ लोग आ नहीं सके लेकिन वो मेरे साथ हैं। तो अगर आ गए लेकर के तो 105 और 142 ये टोटल जो बन जाती है 147 सीटें, और सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में टोटल चाहिए 145। तो ये जदुई आंकड़ा जाहिर है कि फडणवीस जो है वो हासिल कर लेंगे। और जब ऐसा हो जाओ फिर कुछ आजाद उम्मीदवार जो है, आजाद एमएलए जो है वो, तो कुल मिलाकर के ऐसे में फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। तो आप देखिए कि एक तरफ भाजपा ने एनसीपी को तोड़ा और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया। जाहिर है ये 2024 की तैयारी भी हो सकती है। अब इसमें शिंदे परेशान है, शिंदे आनंद फानंद में मीटिंग बुला रहे हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन सूत्र से यह है कि उनके यहां खलबली मची हुई। अब एमएलए जो है जाहिर है कि जब ये निकाल दिए जाएंगे तो ये क्या विपक्ष में रहेंगे? विपक्ष में रहेंगे तो क्या इनका रोल होगा? ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। और इसमें विपक्ष का उनको किरदार मिलने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसके बाद सबसे बड़ी विपक्ष की दावेदार हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि उद्धव ठाकरे ही मजबूत होंगे और शिंदे शायद फिर वहीं पहुंच जाएं जहां पर वो पहले थे। देखना होगा कि क्या होगा, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।